स्फेरिकल सरफेस हम लेते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर, क्योंकि आपको पता है मीडियम भी दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर भी हो सकता है, डेंसर टू रेयर भी हो सकता है, और ये हम ले लेंगे एट कॉन्वेक्स सरफेस। कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स है, और इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी, ये भी हम कंसिडर कर लेते हैं। ओके, उसके लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आप एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाओ, तो ये हमने कॉन्वेक्स सरफेस बना लिया, स्फेरिकल है, और यहां से पीछे से ये जिस भी स्लैब से बनाया था उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये आपके पास ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, इस प्रकार से इस ग्लास स्लैब के इस हिस्से को यहाँ से ट्रिम कर दो और यहाँ से इसको ट्रिम कर दो, तो यहाँ से ये इन कॉर्नर को अगर आप ट्रिम कर दोगे तो आपको फ्रंट व्यू यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको कॉन्वेक्स दिखाई देगा। तो हमने कॉन्वेक्स रूप में इसको ट्रिम कर लिया है, और ये लाइन है, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक अजम्पशन हम ये लेते हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम इसमें पॉइंट लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके हमने इसको ड्राइव किया है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे गई, और जिस भी पॉइंट पे वो टच करती हैं सरफेस को या सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ ए नॉर्मल। सो यहाँ हम नॉर्मल करते हैं, एंड यू नो दैट नॉर्मल ऑलवेज पासेज थ्रू द सेंटर। किसके सेंटर? ये जो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इसको आप इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, सेंटर से पास होगा, ये सी होगा। ठीक है, कोई भी देखना आप ध्यान से, ये आपके पास जैसे सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से कोई भी लाइन इस प्रकार से पास हो रही है, कोई भी लाइन जो सेंटर में से पास हो रही है, सेंटर में से ऐसे जा रही है, तो वो इस सरफेस को जहां भी निकलेगी वो नॉर्मली निकलेगी। इसके अलावा कोई दूसरी लाइन है, जैसे ये लाइन है, सेंटर में से पास नहीं हुई, तो ये यहाँ पे नॉर्मल नहीं होती। तो ये अगर नॉर्मल है तो डेफिनेटली इट वुड पास थ्रू द सेंटर। अब देखिए होता क्या है, लाइट रे, ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कंसीडर कर लेता हूँ μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कंसीडर कर लिया मैंने। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है, मतलब यहाँ पे हमें गिवन है μ1, यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब ये डेंसर है और ये क्या है? रेयर है। डेंसर टू रेयर जाती है, तो एक्चुअली देखो अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे स्ट्रेट जाती, ऐसे जाती ना, रियल पाथ तो इसका ये था, बट यहाँ पे आके मीडियम चेंज हो जाता है इस पॉइंट पे आके, जब ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल तो ये है, तो अब ये किधर बेंड होगी? डाउनवर्ड बेंड होगी, तो ये डाउनवर्ड बेंड होगी, तो अब ये इधर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? इधर आएगी, और ये यहाँ पे आके मिल जाएगी, तो ये बन जाएगी इमेज। इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने आई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है इस एंगल को हम अल्फा नाम दे देते हैं, इमेज वाले एंगल को बीटा नाम दे देते हैं, और इस एंगल को गामा बोल देते हैं। याद कर लेना, हर केस में आपको यही नाम देने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑब्जेक्ट को ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पोल है पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे डालूंगा नॉर्मल यहाँ से, तो इस पॉइंट को मैं एम नाम दे देता हूँ, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ से, और इस पॉइंट को मैं एन नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आर। ओके, इतना डायग्राम आपका बन गया तो सोचो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। अब देखिए करना क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो करना कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमें क्या करना है? स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करना है। रेयर टू डेंसर मीडियम हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो क्या लिखते हैं? आपको एक बात और भी देखो, कुछ आपको और भी करना है, जैसे मैं क्वेश्चन में अलग से नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो आप अलग से लिखना चाहो तो अलग से लिख देना। ओ से लेके पी तक की ये जो डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। पोल से लेके यहां से लेके और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं वी, इमेज डिस्टेंस, इसको इसके बीच में लिख देते हैं यहाँ पे। और पोल से लेके यहां से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कौन है? आर। ओके, ये डिस्टेंसेज हमें पता है यहाँ से। तो अब देखिए हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ,
साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। यहां ध्यान देना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आई किधर है, रेयर मीडियम में है, आर किधर है, डेंसर मीडियम में है। मीन वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। अगर साइन आई बाई साइन आर लिख रहे हैं, इसका मतलब है लाइट डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। तो इसको लिखा जाएगा μ2 डिवाइडेड बाई μ1 फॉर स्मॉल एंगल्स आई एंड आर। ये जो आई और आर अगर स्मॉल एंगल हो, स्मॉल एंगल कहने का मतलब है अगर इनकी वैल्यू आई की और आर की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री हो तो इनके ऊपर साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा है वैसे वैसा रह जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आई और आर स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो उस दौरान साइन आई कैन बी रिटन एज आई और जो साइन आर होता है वो सिंपली कैन बी रिटन एज आर। ओके, तो उस केस में हम यहां पे इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे आई बाई आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। इक्वेशन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है ये हम सोल्व करेंगे 3 से 4 स्टेप में, और वो स्टेप हर क्वेश्चन के लिए, यानी ये जो स्फेरिकल सरफेस के रिफ्लेक्शन होने वाले हैं हर सरफेस के लिए वही स्टेप होने वाले हैं। उन स्टेप्स को आप अच्छे से ध्यान रख लें। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो रहेगा आई और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना। किसको फाइंड आउट करना, आई एंड आर। तो उसके ऊपर चलते हैं। अब देखिए आई को कौन बना रहा है, आई को कौन सी ट्रायंगल बना रही है। आई को बनाने के लिए अंदर ये जो दो रे हैं ये रिस्पॉन्सिबल है। आई इन दो रे से बनता है। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं तो दो लाइनें मान लेता हूं, आई इस लाइन से और इस ब्लू वाली लाइन से और पिंक वाली लाइन से बनता है। तो ब्लू और पिंक लाइन कौन सी ट्रायंगल बनाते हैं वो हमें देख लेना है। तो ये जो ब्लू लाइन यहां सी पॉइंट पे मिलता है, पिंक लाइन यहां ओ पे मिलता है, तो ट्रायंगल बना है हमारे पास ओ एन सी। क्या ट्रायंगल बना, ऐसे ये ट्रायंगल बना। रफ डायग्राम बना लेते हैं, आपको समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एंगल तो हमारे पास क्या हुआ, आई, एन पॉइंट है ये, ओ पॉइंट वाला ये हमारे पास हुआ अल्फा, और ये सी वाला ये क्या हुआ, गामा। अब एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अब एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्विवेलेंट होता है। यानी हम अल्फा को गामा को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ओके, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ एन सी ट्रायंगल में जो आई है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आई की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा के बराबर है। अब हमें आर चाहिए, आई तो फाइंड आउट कर चुके हैं, आर फाइंड आउट करना है। तो आर देखो कौन सी दो लाइन से बनता है, आर एक इस व्हाइट लाइन से और इस ब्लू लाइन से बनता है। और ये व्हाइट और ब्लू कहाँ मिलती है, एक तो एन पॉइंट पे मिलती है और सी और आई पे मिलती है। तो यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा एन सी आई। कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, दूसरी ट्रायंगल आई एन सी ले लेते हैं। आई एन सी ट्रायंगल में आर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में आप देखते हो गामा एक्सटीरियर एंगल है, आर और बीटा इंटीरियर एंगल है। मीनिंग गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा एंड आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, आई की आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि ये जो अल्फा बीटा और गामा आपके पास आए हैं, अल्फा बीटा और गामा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है और गामा की वैल्यू कितनी है, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते चलाएंगे, इजीली आप सोल्व कर देंगे। हम राइट एंगल अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं जिसमें अल्फा आता हो। अल्फा यहाँ पे आ रहा है, ये राइट एंगल हमने यहाँ पे बनाया था, तो इसका मतलब अल्फा के लिए ट्रायंगल आपके पास हो जाएगी एन एम ओ। क्या हो जाएगा, एन एम ओ। ओके, इन ट्रायंगल एन एम ओ, एन एम ओ ट्रायंगल लेते हैं। टेंजेंट अल्फा that is nearly equal to alpha because alpha is very small, तो टेंजेंट अल्फा that is equal to alpha that is equal to, टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस।
NM इज द परपेंडिकुलर एंड MO इज द बेस। अल्फा को हम लिख सकते हैं NM डिवाइडेड बाई MO। ओके, फिर हमें बीटा चाहिए, तो बीटा के लिए ट्रायंगल आपके पास हो जाएगा NMI। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ट्रायंगल NMI। NMI में आपके पास टेंजेंट बीटा नियरली इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू NM डिवाइडेड बाई MI। ओके, और थर्ड बचा हमारे पास गामा, तो गामा के लिए ट्रायंगल ले लेते हैं NMC। इन ट्रायंगल NMC टेंजेंट गामा दैट इज नियरली इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा NM डिवाइडेड बाई MC। ओके, ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, तो हमें क्या मिला यहाँ से, ये दोनों वैल्यूज में एक साथ पुट कर देता हूँ। ये आपके पास क्या हो जाएगा μ1 इंटू आई। μ1 इंटू क्या है आई, और आई क्या है अल्फा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की है NM डिवाइडेड बाई NO, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया NM डिवाइडेड बाई MO प्लस गामा। गामा को क्या लिख सकते हो, गामा को आप लिख सकते हो NM डिवाइडेड बाई MC। ओके, इज इक्वल टू का साइन था, इसके इक्वल टू नहीं, यही यहाँ लगा देते हैं, और इसको लिख मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है इसलिए। वो आपके पास क्या हो जाएगा μ2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा। गामा कितना है, गामा है NM डिवाइडेड बाई MC माइनस बीटा NM डिवाइडेड बाई MI। ओके, ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो NM तो कॉमन आ रहा है सभी में से, कॉमन लेके काट देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा μ1 1 डिवाइडेड बाई MO प्लस 1 डिवाइडेड बाई MC इज इक्वल टू μ2, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई MC माइनस 1 डिवाइडेड बाई MI। ओके, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना यहाँ से, आप ये जो पॉइंट P और पॉइंट M होते हैं ये बहुत ही क्लोज होते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल बहुत ही स्मॉल होगा, ये एंगल स्मॉल होगा, क्योंकि ये एंगल स्मॉल है तभी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, और ये I स्मॉल है इसीलिए हम साइन I को I के बराबर कंसीडर कर रहे हैं। इट मीन अगर ये स्मॉल है तो पॉइंट P और N बहुत क्लोज लाई करते हैं, एंड इन दैट केस P के बीच में M के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं। मान लीजिए ये पॉइंट इसके बहुत क्लोज होता है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता वो वापस P के ऊपर ही गिरता है ना। डायग्राम हमने बनाया इस प्रकार से कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बट इन रियलिटी दिस पॉइंट N लाई वेरी क्लोज टू P ड्यू टू विच देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन P एंड M। मतलब हम कह सकते हैं कि पॉइंट P एंड M आर सेम पॉइंट, कह सकते हैं, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है इनके बीच में। इसलिए P को अगर हम कह सकते हैं, हम क्या लिखते हैं एज अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, हेंस जो पॉइंट P है दैट इज वेरी 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 नियर टू M। मतलब P पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, M कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जहां भी M है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के पास आपके पास आ जाएगा μ1 1 डिवाइडेड बाई PO प्लस 1 डिवाइड बाई PC इज इक्वल टू μ2 1 डिवाइडेड बाई MC को लिख देंगे PC माइनस 1 डिवाइडेड बाई PI। अब देखिए आप सोचोगे ये करने का फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ना, इसीलिए तो हमने ये काम किया। और फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, अब यहां से आप देखेंगे PO क्या है, P से लेके O तक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। PC क्या है, P से लेके तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और PI क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। एंड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन यू नो दैट if light is traveling in this direction, you are
making observation in this direction, then this is negative. And if you are taking observation in this direction, then this is positive according to the sign convention. You know it very well. तो मेजरमेंट हमेशा हम यहां से करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा है, लाइट इधर आ रही है, PO, हम मेजरमेंट आपको स्टार्टिंग हमेशा P से ही करना है, ओके ना, पता है आपको इसका अच्छे से। तो यहां से हम इधर मूव करेंगे, अपोजिट होगा, इसका मतलब U कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। R में मेजर करने के लिए हमें इधर जाना है, लाइट भी ऑब्जेक्ट से इधर ही जा रही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग PO को -U लिख सकते हैं, PC को R लिख सकते हैं, और जो PI है उसको हम +V लिख सकते हैं। ये वैल्यूज हैं, या आप यहाँ पे पुट कर दो इसमें, ये वैल्यूज अगर इसमें पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आता है μ1 1/PO, PO कैन बी रिटन एज -U, तो -1 डिवाइडेड बाई U +1 डिवाइडेड बाई R, PC को R लिख सकते हैं पॉजिटिव, इज इक्वल टू μ2 1/PC मीन 1/R माइनस 1 डिवाइडेड बाई PI कैन बी रिटन एज V। ठीक है, R वाली टर्म हम एक साइड कर लेते हैं, V और U की टर्म एक साइड कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, R को हम उधर ले जाते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई -U, इसको इधर लेके आओगे, प्लस हो जाएगा μ2 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई R, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई R, ओके। और इसको लिखा जा सकता है μ1 डिवाइड बाई -U प्लस μ2 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, और ये रिजल्ट आपको याद करना है, μ1 बाई -U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R। अगर इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लेते हो, क्या कर लेते हो, माइनस कॉमन निकाल लोगे, तो ये रिजल्ट आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। माइनस को कॉमन लेने के बाद इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, μ1 डिवाइड बाई U माइनस μ2 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R। ये रिजल्ट ऐसे भी आ सकता है आपका, ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां से आपको एक बात ध्यान देनी है, एग्जामिनर कई बार क्या करता है, आपको ये नहीं बोलता कि रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। वो डायरेक्टली आपको ये बोलेगा, फॉर ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्राइव द फॉर्मूला μ1 डिवाइड बाई -U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। आपको ड्राइव करना है, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, तो आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम विच साइड रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, वेदर इज इट टेकिंग प्लेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर, बिकॉज फॉर बोथ द केस रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। पता कैसे करोगे, उसको पता करने का वे ये है, जिस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोमिनेटर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मीडियम 1 का। जिस भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, रिफ्रैक्शन वहीं से हो रहा है। यहाँ μ1 रेयर मीडियम का था, तो रेयर मीडियम के साथ U है, तो इसका मतलब ये रेयर टू डेंसर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने किसके लिए निकाला, रेयर टू डेंसर मीडियम निकाला कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। इसका रिवर्स जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं हिंट देके, रेयर टू डेंसर की बजाय अगर डेंसर यहां आ जाए, रेयर इधर आ जाए, मतलब डेंसर टू रेयर आ जाए और कॉन्वेक्स सरफेस रियल इमेज, तो उस केस में आप क्या करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं ओनली, बाकी डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, डेरिवेशन आपको करना है, करके बताना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं आपको स्टेप रिपीट कर देता हूं, करना क्या क्या है।
पहले आप ये टर्म लिखेंगे स्नेल्स लॉ वाली यहाँ तक, उसके बाद आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आई की आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आई आर की वैल्यू फाइंड होने के बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यूज आप यहाँ रख देंगे, साइन कन्वेंशन लगा देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कितने स्टेप हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 3 अल्फा बीटा निकालना, स्टेप नंबर 4 साइन कन्वेंशन लगाना, रिजल्ट आउट। ओके, अब अगर ये डेंसर टू रेयर होता तो क्या होता? तो होता ये आई की जगह तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाता, लाइट रे इधर जाती, फिर यहां से इधर आ जाती है, ये इमेज बन जाती, इसका बन जाता आर की जगह क्या बनता? आई, बाकी चीजें ऐसे की ऐसी रहने वाली हैं। ठीक है, v का क्या बन जाता? u, और u का क्या बन जाता? v, ऐसे कुछ होता। तो इसमें क्या चेंज आता? इधर देखो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ में चेंज आ जाता सबसे पहली बार। तो क्या अब हो रहा है? डेंसर टू रेयर, मतलब रेयर मीडियम में लाइट बाहर निकल रही है, तो ये आपके पास यहां पे हो जाता μ1 डिवाइडेड बाई μ2। ये चेंज होने वाले हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? ये 1/2, ये 2 और ये 1, पहला चेंज तो यही आ गया। अब आई की वैल्यू निकालोगे, देखो आई कौन है? आई ये है, आई आएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, आर की जगह क्या हो गया? आई, और आई की जगह क्या हो गया? आर हो गया। फिर इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो टेंजेंट अल्फा बीटा उनकी वैल्यू चेंज होगी, साइन कन्वेंशन बदल जाएगा। अब ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है तो v पॉजिटिव है, r आपका साइड इधर रह गया, तो r से इस साइड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस बार r नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू जब पुट करोगे, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? रिजल्ट इस बार आपके पास आएगा μ2। इसका रिजल्ट क्या आएगा? मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, फिर आपको करना है खुद, क्योंकि आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा ना ये, इसलिए आपको बता रहा हूं। डेंसर टू रेयर का रिजल्ट आपके पास आएगा μ2 डिवाइड बाई माइनस u प्लस μ1 बाई v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। ये रिजल्ट आएगा। 2 के साथ u आएगा। डेंसर टू रेयर करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, रेयर टू डेंसर करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। आप प्रैक्टिस करके देखना इस सेकंड वाले की, इजीली आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी उसके अंदर हम करेंगे ये डेरिवेशन किसके लिए? कॉनकेव सरफेस के लिए। इस बार तो कॉन्वेक्स के लिए क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम कॉनकेव सरफेस के लिए ये डेरिवेशन करने वाले हैं। तब तक इन स्टेप्स को भी आप ध्यान दे लेना। अगर स्टेप्स आपने ध्यान दे लिए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप कॉनकेव वाला अपने आप कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस कर लेना। तब तक आप, अगर आपके पास टाइम मिले, प्रैक्टिस करके देखना, और फिर जो अगली क्लास हमारी आए उसके साथ आपने क्या किया, कैसे किया, उसको मैच करके देखना। ओके, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि आप एडवांस में कितना कर सकते हो।